हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आंसर्स को हम अपनी वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर आपको बात करनी है यूएनडीपी के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से क्रूशल एरियाज़ हैं थ्रेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरह का थ्रेट है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है कि जब हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो अर्थ के अंदर जो सन की रेज आती हैं उनकी हीट को ट्रैप कर लेती हैं। उसको ट्रैप करने की वजह से उस हीट से क्या होता है, पूरा जो ग्लोब है वो वार्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अब किस किस के लिए खतरा है? सबसे पहली चीज़ कि सी लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज पोलर आइस कैप्स, जहाँ पर भी हमारी पोल्स में हमारे बर्फ़ जमे हुए थे, ग्लेशियर्स थे, वो पिघलने लग रहे हैं, जिसके कारण से सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये थ्रेट है किसके लिए? उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कोस्ट पे रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ सकती है, इरोजन हो सकता है, उनके हैबिटेट जो हैं समाप्त हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के, इवन ह्यूमंस के भी हैबिटेट जो हैं उनका लॉस हो सकता है। समुद्र का जो बढ़ता स्तर है समुद्र का, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ध्रुवीय बर्फ़ की चादरें और जो ग्लेशियर हैं वह पिघलने लग गए हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और तटीय समुदायों को बाढ़, कटाव और पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्यों के आवास को भी नुकसान होता है। इंक्रीज्ड ग्लोबल टेम्परेचर लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जितने भी वेदर इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े तूफान आना, जैसे हीट वेव चलना। आपको पता है इंडिया में इस साल कितनी हीट वेव चली, कहीं पे सूखा पड़ जाना, कहीं भारी बारिश होना। तो जितने भी वेदर के इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीम हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगते हैं। सो दीज इवेंट्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। और इन इवेंट्स की वजह से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज होता है, एग्रीकल्चर डैमेज होता है और ह्यूमंस की जो लाइव्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो बढ़ते वैश्विक तापमान से अधिक बार और गंभीर मौसम की घटनाएं होती हैं। बार बार तूफान आना, बार बार गर्मी की लहरें चलना, सूखा पड़ना। इससे क्या होता है, जो हमारा बुनियादी ढांचा है वो ख़राब होता है, कृषि और मानव जीवन को भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचती है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है वो बदल गया, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वर्षा के जो पैटर्न्स हैं वो बदल गए। जब बारिश होनी चाहिए जब होती नहीं है, जब नहीं चाहिए तब होती है। एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और जो तूफान पहले कभी कभी आया करते थे वो बार बार आने लग रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते हैं उनका जो खेती है, खाद्य सुरक्षा जो है वो उनकी खतरे में आ जाती है। खाद्य सुरक्षा को क्या होता है, इससे नुकसान पहुंचता है, खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाती है, क्योंकि जब तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और मौसम की जो अत्यधिक घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की। जो क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट करता है पानी का, जो फ्रेश वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी को, उसकी उपलब्धता को। जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, उससे कहीं पे तो सूखा पड़ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जलवायु परिवर्तन ताज़े पानी के संसाधनों की उपलब्धता और वितरण को प्रभावित करता है। पिघलते ग्लेशियर, वर्षा पैटर्न में बदलाव और अधिक तीव्र सूखे पानी की कमी का कारण बन सकते हैं, जो पेयजल आपूर्ति और कृषि को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। ज़्यादा हीट होगी तो हीट रिलेटेड इलनेसेस हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाएंगे पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, और साथ ही साथ हमें क्या हो जाएंगे, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है, जिसमें गर्मी से संबंधित बीमारियां, खराब वायु गुणवत्ता के कारण श्वसन समस्याएं और मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का प्रसार भी शामिल है।
साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, जितने भी हमारे फ्लोरा और फौनाज हैं, उनको भी तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कैन ऑल्टर हैबिटेट्स लीडिंग टू स्पीशीज़ माइग्रेट। जो स्पीशीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं और कभी कभी उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो समाप्ति हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। तापमान और वर्षा पैटर्न्स में बदलाव आवासों को बदल सकते हैं, जिससे प्रजातियों का प्रवासन, अनुकूलन, चुनौतियों और यहाँ तक कि विलुप्त होने का खतरा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि टेररिज्म क्या है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टेररिज्म एंड उसके कॉजेज बताइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आतंकवाद क्या होता है। तो टेररिज्म इज द अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आतंकवाद का अनलॉफुल तरीके से यूज करते हैं, वायलेंस का, सॉरी, ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस, और जानबूझकर किसे मारते हैं, नागरिकों को मारते हैं, ताकि हमारे जो पॉलिटिकल एम है उनकी पूर्ति हो सके। इट इज़ अ टैक्टिक एम्प्लॉयड बाय वेरियस ग्रुप्स टू इंस्टिल फियर, कोर्स गवर्नमेंट और अचीव आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो यह क्या है, विभिन्न समूहों के द्वारा किया जाता है। क्यों? लोगों के अंदर डर, लोगों के अंदर फियर पैदा करने के लिए, सरकारों को मजबूर करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो आतंकवाद क्या है, यह एक हिंसा और धमकी है। जो हिंसा और धमकी का कैसा प्रयोग, अवैध प्रयोग, ठीक है। इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है, धमकी। तो इसका अवैध जो हम उपयोग करते हैं, विशेष रूप से अपने नागरिकों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह विभिन्न समूहों द्वारा डर पैदा करने, सरकारों को मजबूर करने या वैचारिक, धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टेररिज्म के मेन रीजंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस की। जो कई सारे आतंकवादी समूह हैं वो वास्तविक या कथित राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण उभरते हैं। यानी कि जो लोग आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि उन्हें देश की पॉलिटिक्स के अंदर बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। देयर इज़ अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन पॉलिटिकल एवेन्यूज़ फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस आर क्लोज्ड, जब वो लोग अपने ग्रीवेंसेस को लेकर जाते हैं वहाँ पर उनकी बातें नहीं मानी जाती, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये टेररिज्म का रास्ता अपना लेते हैं ताकि ऑटोनमी पा सकें, स्वायत्ता को पा सकें। तो जब शिकायतों को दूर करने के राजनीतिक रास्ते बंद या अप्रभावी होते हैं, तो समूह परिवर्तन या स्वायत्ता की मांग करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म का यूज़ करते हैं। आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस बिलीव्स कैन ड्राइव इंडिविजुअल और ग्रुप टू कमिट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। कभी कभी जो इंसान है उसकी आइडियोलॉजी या उसका बिलीफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो टेररिज्म करने लगता है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इंक्लूडिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऑफन प्रमोट अ वर्ल्ड व्यू दैट जस्टिफाइज वायलेंस अगेंस्ट दोज परसीव्ड एज एनिमी और नॉन बिलीवर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब लोग बहुत ज़्यादा कट्टरवाद हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो दूसरों को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वो लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो दूसरों को एनिमी मानता है और हमें क्या करना है, जो हमारे धर्म के नॉन बिलीवर्स हैं, जो हमारे धर्म का पालन नहीं करते हैं, हमें उनके खिलाफ वायलेंस करना है। और उनके खिलाफ वायलेंस करना बिल्कुल सही है, इस चीज़ की वो लोग बात करते हैं। तो वैचारिक और धार्मिक विश्वास व्यक्तियों या समूहों को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। चरमपंथी जो विचारधाराएं हैं वो इसमें धार्मिक कट्टरवाद भी आता है। अक्सर एक ऐसी विश्व दृष्टि को बढ़ावा देती है जो दुश्मनों या अविश्वासियों के खिलाफ हिंसा को उचित ठहराती है, कि जो हमारे धर्म के अविश्वासी लोग हैं हम उनके खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। आतंकवाद केवल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल नहीं होता। जब कभी जो लोग हैं उन्हें पढ़ाई नहीं उनकी हो पाती, गरीबी होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता या समाज में उन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, तब वहाँ पे इमर्जेंस होता है, तब वहाँ पे उदय होता है टेररिज्म का।
सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन कैन मेक इंडिविजुअल्स मोर, इसमें क्या होता है, लोग कुछ ज़्यादा ही रेडिकलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा कट्टरपंथी बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सिचुएशन को ठीक करेंगे और अपनी फ्रस्ट्रेशंस को निकालते हैं। तो गरीबी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय आतंकवाद के उदय में योगदान कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक अभाव व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए अत्यधिक संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि वे अपने हालात सुधारने या अपनी निराशाओं को व्यक्त करने के तरीकों की तलाश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी है उनकी पीस को लेकर और इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर क्या अप्रोच है। एज यू ऑल नो कि जब भी आप महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे तो आपको नॉन वायलेंस की बात ज़रूर करनी है। तो महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का, वो उनकी पीस की अप्रोच में सेंट्रल है। Non-violence is not just the absence of physical violence, but also includes the absence of psychological and structural violence. It promotes the resolution of conflicts through peaceful means. तो यहाँ पे जो नॉन वायलेंस है वो क्या कहता है कि जो भी हमारे रेजोल्यूशन, हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करना है तो वो पीसफुल तरीके से करना है। तो महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का, वो उनकी अप्रोच टू पीस का एक वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो महात्मा गांधी के शांति दृष्टिकोण का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? अहिंसा है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और संरचनात्मक हिंसा की अनुपस्थिति भी शामिल है। यह शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों के समाधान को बढ़ावा देता है। जो महात्मा गांधी है वो पावर ऑफ ट्रुथ पे विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ट्रुथ का रास्ता अपनाएंगे तो नेशंस के बीच में ट्रस्ट होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी सत्य की शक्ति को एक नैतिक बल के रूप में मानते थे। सत्य का जो पालन करके जो व्यक्ति है वह राष्ट्र में विश्वास बना सकता है, गलत फहमियों को कम कर सकते हैं और स्थायी शांति के लिए एक नींव बना सकते हैं। सत्याग्रह और जो ट्रुथ फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं पीस को लेकर आता है। सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस, कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप जाकर आतंकवादी नहीं बनोगे, बल्कि आपको क्या करना है, नॉन वायलेंट तरीके अपनाने हैं। महात्मा गांधी ने इस मेथड का यूज़ किया था कॉलोनियल रूल और सोशल इनजस्टिसेस को चैलेंज करने के लिए। उसके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंस और फेथ इन पावर ऑफ नॉन वायलेंस की बात उन्होंने की थी कि वो क्या करेंगे, ऐसे बदलाव लेकर आएंगे। जो भी आपके साथ अंग्रेज़ जो आए थे, वो जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हमें पेशेंस रखना है। ठीक है, तो सत्याग्रह या सत्य बल, अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध शामिल है इसके अंदर। गांधी ने उपनिवेशवाद और सामाजिक अन्याय को चुनौती देने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया था। यह धैर्य, दृढ़ता और परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा की शक्ति में विश्वास पर जोर देता है। ना स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी कहते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। गांधी एडवोकेटेड फॉर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर फेयर एंड जस्ट, ensuring that all parties benefit equitably। क्या इंश्योर करते हैं वो कि जितनी भी पार्टीज हैं सबको बराबर का बेनिफिट हो, सबको फेयर वेजेस मिलें, ठीक है, सबको बराबर का प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो व्यापार से और बढ़े, बल्कि व्यापार ऐसा हो कि हर कोई अमीर हो सके। गांधी ऐसे व्यापार प्रथाओं की वकालत करते थे जो न्यायपूर्ण और उचित हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष समान रूप से लाभान्वित हों। इसमें श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, ठीक है, सामग्री की नैतिक सोर्सिंग और मुनाफे का समान वितरण शामिल है, कि जो मुनाफा हो रहा है तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब में इक्विटेबली बांटा जाए, ना कि केवल ओनर ही रख ले। दूसरी चीज़ वो बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की। जो गांधी हैं वो कहते हैं कि हमें तो लोकल प्रोडक्शन करना चाहिए और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट एनकरेजेस नेशंस टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली। वो कहते हैं कि वो सारे गुड्स जो आप बाहर से मंगवाते हो वो बेटर है कि आप अपने देश में ही उनको प्रोड्यूस कर लो और इम्पोर्ट्स पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इससे आपकी जो लोकल इकॉनमीज हैं वो फलेंगी फूलेंगी और एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो जाएगा। तो गांधी का स्वदेशी जो सिद्धांत है वह आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में यह राष्ट्र को घरेलू रूप से सामान का उत्पादन करने और आयात पर निर्भरता
कम करने पे जोर देता है। क्या करने पे? कि घरेलू रूप से सामान का उत्पादन करना है और आयात पर जो निर्भरता है वह है कम करनी है। इससे देश की जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बढ़ेंगी, शोषण कम होगा। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि वो क्या है, ठीक है। इट एनकरेजेस प्रैक्टिस दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो सतत विकास का मतलब है सरल जीवन जीना और पर्यावरण की स्थिरता को बना के रखना, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाना। साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना, ताकि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखा जा सके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और पेपर का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है।